जाहिर अल दीन मोहम्मद, जिसका आप सबने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आपने बाबर नाम तो जरूर सुना होगा। ये दोनों ही नाम एक ही इंसान के हैं। बाबर ने 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसको आप पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को एक तरफा हराकर मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन आप सबको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि दिल्ली सेवा बिल का बाबर से क्या कनेक्शन है। लेकिन आप सब परेशान मत होइए, आप सबने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कहानी को फिर से शुरू करते हैं। आप सबने नरेंद्र नाम तो सुना होगा, लेकिन मोदी नाम तो जरूर ही सुना होगा। ये दोनों ही नाम एक ही महापुरुष के हैं। मोदी ने 2014 में कांग्रेस को एक तरफा हराकर बीजेपी रूल को एस्टैब्लिश किया। इस चुनाव के ठीक एक साल बाद 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली की जनता से प्रॉमिस किया अगर वो पावर में आते हैं तो वो दिल्ली को फुल्ली स्टेट का स्टेटस प्रदान करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें जो वादे किए गए हैं उसमें सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और एक दौर वो था और आज का एक दौर है जहां पर फुल स्टेट स्टेटस देने की बात तो छोड़िए, जो पावर अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास है उसको भी सीमित किया जा रहा है। अभी हाल ही में 7 अगस्त को संसद के दोनों सदनों से दिल्ली सर्विस बिल को मेजॉरिटी से पास करा लिया गया। नाउ वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद यह बिल एक्ट में बदल जाएगा। लेकिन आखिर दिल्ली सर्विस बिल है क्या, जिसको लेकर आप सरकार बीजेपी गवर्नमेंट पर ब्लेम लगा रही है और इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बता रही है। लेकिन इस बिल को समझने से पहले हमें दिल्ली एज अ कैपिटल, उसकी हिस्ट्री को समझना होगा। साल 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बनाया गया। इससे पहले दिल्ली पंजाब प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था। 1911 से पहले कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन यदि आप नोटिस करेंगे, कलकत्ता भारत के ईस्ट कॉर्नर पर स्थित है, जिससे ब्रिटिश रूलर को पूरे भारत में रूल करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। उन्होंने एक मेमो लिखा कि क्यों कैपिटल को शिफ्ट किया जाना चाहिए, और इसकी जरूरत तब और महसूस होने लगती है जब 1857 की क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट होती है। इस क्रांति के तुरंत बाद सर स्टैफोर्ड कॉल के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाती है, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। और फिर उसके बाद 1911 में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया जाता है और दिल्ली को एज अ कैपिटल घोषित कर दिया जाता है। 1947 में भारत को आज़ादी के मिलने के बाद इस बात पर बहस होती है कि दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए या फिर उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल किया जाए। लेकिन 1952 में दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा प्राप्त होता है और दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर ब्रह्म प्रकाश बनते हैं। लेकिन 4 साल बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में टोटल 571 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। लेकिन 1956 के इस एक्ट के बाद सभी प्रिंसली स्टेटों को मर्ज करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत दिल्ली को भी यूनियन टेरिटरी से हटाकर राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। और इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके स्टेट में कन्वर्ट करने का प्रमुख आधार लैंग्वेज बेसिस पर किया गया। यानी जिन भी प्लेसेस पर जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं, उसके आसपास के प्रिंसली स्टेट पर अगर वो सेम भाषाएं बोली जा रही हैं तो उन सभी प्रिंसली स्टेटों को मिलाकर एक राज्य घोषित कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन गया। लेकिन यूनियन टेरिटरी का क्या है? यूनियन टेरिटरी को बनाने की क्या शर्त थी? देखिए, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर उन 8 यूनियन टेरिटरी पर आप नोटिस करेंगे, उन सभी के क्षेत्रफल राज्य की तुलना में काफी कम होते हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको अभी हाल ही में यूटी में शामिल किया गया है, और उन सबको यूटी में शामिल करने का रीजन कुछ और ही था। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को लेते हैं, या आइसलैंड भारत की सीमा से काफी दूर पर स्थित है और इसके आसपास कोई स्टेट भी नहीं है जिसमें इसको मर्ज कर दिया जाए, और ना ही ये एरिया वाइज इतना बड़ा है कि इसको फुल्ली स्टेट का स्टेटस प्रदान कर दिया जाए। इसलिए अंडमान एंड निकोबार को यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया। ठीक ऐसे ही पौंडुचेरी, जहां पर फ्रेंच कॉलोनी थी, जबकि दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली पर पुर्तगीज कॉलोनी थी। ये सभी कई सेंचुरीज से डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते आए हैं, और ये सभी किसी भी अपनी नेबरिंग स्टेट में मर्ज होना नहीं चाहते थे, जिसके कारण से इनको भी यूटी में शामिल कर लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी यूटी को फुल्ली स्टेट स्टेटस लेने से पहले उस स्टेट की एक निश्चित पॉपुलेशन और एक निश्चित एरिया और एक निश्चित इकोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन आप नोटिस करेंगे ये तीनों ही क्राइटेरिया दिल्ली और चंडीगढ़ फुलफिल करते हैं। इसके बावजूद भी उनको यूटी में शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ इज अ मेजर सिटी, जिसको उसके दोनों नेबरिंग स्टेट इसको क्लेम करते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ इंडिया की पहली प्लान्ड सिटी है और इसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सही है, जिसके कारण से 1966 में जब हरियाणा और पंजाब का डिवीजन हो रहा था तो ये दोनों ही स्टेट चंडीगढ़ पर क्लेम करने लगते हैं। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में इंटरवीन करना पड़ता है और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाता है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक दिल्ली की। दिल्ली की पॉपुलेशन भी ठीक है, दिल्ली की इकोनॉमिक कंडीशन अन्य राज्यों की तुलना में भी अच्छी है, तो फिर इसको 1956 में राज्य से हटाकर वापस यूटी में क्यों शामिल कर दिया गया? 1956 के बाद दिल्ली को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी, और यहाँ तक बीजेपी जो आज इसका विरोध कर रही है, वह भी 1998 से मदन लाल खुराना के नेतृत्व में, जो उस वक्त दिल्ली के सीएम थे, तब से लेकर 2014 तक इसकी डिमांड करती रही। लेकिन जैसे ही सेंट्रल में बीजेपी पावर में आती है, वह इन वादों को भूल जाती है
और यही हाल कांग्रेस का भी है। जब वह पावर में थी तब इसने पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया, लेकिन 2015 से ही कांग्रेस फुल्ली स्टेट स्टेटस की डिमांड करने लगती है। 1989 में एस बालाकृष्णन के नेतृत्व में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, जिसके बाद 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन में 69 अमेंडमेंट किया जाता है, जिससे संविधान के आर्टिकल 239 में परिवर्तन करके उसमें 239A को जोड़ा जाता है और वापस से दिल्ली को आंशिक राज्य का स्टेटस दे दिया जाता है, जिसमें दिल्ली की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिसको यह पावर होगी शेड्यूल 7 के अंदर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी विषय आते हैं उससे रिलेटेड ये कानून बना सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट केवल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। और ऐसा इसलिए किया गया, जब आप अन्य देश की कैपिटल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी को भी वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, और ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक सीन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही लैंड करेंगे, और अगर दिल्ली पुलिस या फिर पब्लिक ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस को अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में भेज भी सकती है और नहीं भी भेज सकती। तब उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई भारत की सभी सरकारों पर पूरा भरोसा है। ये पॉइंट हो गया पुलिस जैसे मामले दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर क्यों नहीं आने चाहिए। अब बात करते हैं अपोजिशंस की। मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट यमुना रिवर को साफ करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना चाहती है और इससे संबंधित बिल को वो असेंबली में पास करा भी ले जाती है, लेकिन तब भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यानी एलजी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ट्रीटमेंट प्लांट जैसे विषय कॉन्करेंट लिस्ट में तो आते हैं, जिनमें दिल्ली गवर्नमेंट को राइट भी है कानून बनाने के लिए, लेकिन उन ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने के लिए आवश्यकता होगी लैंड की, जो कि आता है सेंट्रल पावर के अंतर्गत। तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट चाहकर भी ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाती है। इसलिए आप सब ने आप गवर्नमेंट को बीजेपी पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाते सुना होगा कि एलजी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई फाइलों को वो अपने पास होल्ड कर लेते हैं, ना उसको प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करते हैं जिससे कि वो एक्ट बन सके, और ना ही पुनर्विचार के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास वापस भेजते हैं। इस सारे नियम 1991 से ही चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली सेवा बिल लाया गया है। आखिर वो क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत 2015 से होती है, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने एक आदेश पारित किया कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर से जुड़ी तमाम फाइलें पहले उनके पास आएंगी, उसके बाद एलजी को फॉरवर्ड की जाएंगी। इससे पहले आपको बता दूं, एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। उस वक्त एलजी नजीब जंग थे, जिन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए गए सभी अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। इसके रिस्पांस में केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि दिल्ली का बॉस एलजी होगा। फिर वापस से दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि चुनी हुई सरकार यानी केजरीवाल ही दिल्ली के असली बॉस हैं। लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ही होंगे, यहां तक कि ऑफिसर्स के ट्रांसफर के भी अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद 2021 में केंद्र सरकार एनसीटी बिल यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल लाती है, और उस बिल में ये कहा गया दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी ही है। इस बिल के विरोध में दिल्ली गवर्नमेंट वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, जिसका फैसला इस साल 11 मई को आता है, और वापस से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में ही फैसला सुनाया और एलजी की पावर को केवल लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस तक ही सीमित कर दिया। फैसला आने के तुरंत बाद दिल्ली गवर्नमेंट वापस से सभी ऑफिसर्स के ट्रांसफर करने लगती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ठीक 8 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश लाती है, और इस अध्यादेश में वापस से पावर एलजी को दे दिया जाता है। वापस से इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जिसका फैसला आना भी बाकी है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश लाती है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने दिल्ली सेवा बिल को पास किया है। आखिर अध्यादेश, बिल, एक्ट और ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है? मान लीजिए देश में कोई नया लॉ बनाना है, तो ये सारा प्रोसीजर एक ड्राफ्ट से शुरू होगा, जिसमें इस नए लॉ के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव, गोल्स और कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ को और हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करते हो। अब इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा, जहां पर इस ड्राफ्ट पर डिस्कशन होता है, और जैसे इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो यह ड्राफ्ट बिल में कन्वर्ट हो जाता है, और यह बिल पार्लियामेंट के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाता है, और इस बिल पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाती है। तब यह बिल एक्ट में यानी कानून में बदल जाता है। लेकिन 15 मई को केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश लाती है। तो फिर आखिर अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस ये क्या होता है? इसको समझने से पहले हमें पार्लियामेंट के बारे में समझना होगा। देखिए, हमारी पार्लियामेंट साल के 12 महीने तो फंक्शन करती नहीं है, और इसके सभी सेशंस के लिए संविधान में कोई उल्लेख भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम में पार्लियामेंट फंक्शन करेगी। लेकिन ट्रेडिशनली पार्लियामेंट साल में 3 बार फंक्शन करती है। पहला बजट सेशन जो जनवरी से मई के बीच में होता है, दूसरा मानसून सीजन जो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है, और इसी मानसून सीजन में ये बिल पेश किया गया है, और तीसरा विंटर सीजन जो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है।
ये टाइम आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन इन सेशन से संबंधित एक रूल है, किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यदि पहला सेशन जनवरी महीने में हुआ है तो दूसरा सेशन जुलाई महीने में होना अनिवार्य है। तो नॉर्मली हमारे जो भी कानून बनते हैं वो इन्हीं सेशन में पेश किए जाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए जब कोई सेशंस नहीं चल रहा हो और उसी वक्त देश में कोई इमरजेंसी कानून बनाना हो, तब उस वक्त ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश का सहारा लिया जाता है। संविधान के आर्टिकल 123 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को और आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल को यह पावर होती है कि वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में कानून बना सकें। और इसी अध्यादेश का सहारा लेकर 19 मई को केंद्र सरकार ने दिल्ली सेवा अध्यादेश लाया। वैसे एक्ट और ऑर्डिनेंस में सारी चीजें समान होती हैं, केवल ऑर्डिनेंस की टाइम लिमिट को छोड़कर। किसी भी ऑर्डिनेंस की टाइम लिमिट 6 मंथ प्लस 6 वीक होती है और इसी ड्यूरेशन के दौरान ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में पेश करना कंपलसरी होता है। और यदि यह बिल वहां से पास हो जाता है तो यह एक्ट कंटिन्यू रहता है, अन्यथा उस ऑर्डिनेंस को डिसमिस कर दिया जाता है। आई होप ये आपको सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। वैसे इस समय जो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जंग हो रही है वो मेनली ऑफिसर्स यानी IAS IPS के पावर ट्रांसफर को लेकर हो रही है और इस एक्ट के जरिए पावर अभी के लिए LG को प्रदान कर दी गई है। इस पर यह जानना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन आता है। वैसे आप सब अपना ओपिनियन हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसे कानून को अध्यादेश के रूप में लाना सही है या फिर गलत। और वैसे अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।